वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। मैंने पहले भी इंडियन जीके की कुछ एक वीडियोस जो है चैनल पर अपलोड कर दी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा और आप लोग वहाँ से जाकर जो है वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो अपने पहले प्रश्न से। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पहले तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह से, ऑप्शन बी है चौरी चौरा घटना से, ऑप्शन सी है पूर्वी भारत में सांप्रदायिक दंगे और ऑप्शन डी है अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल से। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से आता, पहले प्रश्न को हम क्लियर कर लेते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तब तो आपका आंसर होना था ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जो पहला फास्ट था, पहला अनशन था, वो किससे संबंधित था। तो देखिए महात्मा गांधी ने जो है सबसे पहला अनशन जो किया है उसको किया है अहमदाबाद की मिल मजदूर की जो स्ट्राइक हुई थी उसमें। और ये कब हुई थी? 1918 की बात है, 1918 की बात है, ये भी ध्यान रखना है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूर जो स्ट्राइक की गई थी ये कब की गई थी, और ये हुई थी 1918 में। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस सन को, पेपर में पूछा जाता है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। वहाँ पर मजदूर मिल जो थी, वहाँ पर के जो मजदूर थे, मिल में मजदूर जो है काम कर रहे थे, उन्होंने एक हड़ताल की थी। वहीं पर जो है महात्मा गांधी ने जो पहला अपना अनशन किया था, मतलब भूख हड़ताल जिसको हम कह सकते हैं। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, 1917 में, 1917। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, स्टार लगा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है। और अगर मैं बात करूँ चंपारण कहाँ है, कौन सी स्टेट में है? चंपारण है आपका बिहार में, और वहीं पर जो है पहला सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और ये किसान आंदोलन था एक। और क्यों किया जा रहा था? आप लोग पूछेंगे सर ये चंपारण सत्याग्रह किया क्यों जा रहा था? तो इसलिए किया जा रहा था कि नील की खेती के लिए जो है अंग्रेजी सरकार जो थी वो किसानों को फोर्स कर रही थी। और नील की खेती जो है वो भारत के जो किसान थे, चंपारण के जो बिहार के किसान थे, वो करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती से जो उर्वरकता जो थी खेतों की वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है जो चंपारण के किसान थे, इसलिए चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, किसान आंदोलन था ये। और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल का मेन रीज़न क्या था, तो इनका रीज़न था कि जो मिल मालिक था, जो मिल कॉटन मिल थी, एक्चुअली में एक फैक्ट्री मान सकते हैं इसको आप। अहमदाबाद में एक कॉटन फैक्ट्री थी जहाँ पर सूती कपड़े वगैरह बनाए जाते थे। वहाँ के मजदूर जो थे, वहाँ पर क्या हो गया था कि मुद्रास्फीति आ गई थी, इन्फ्लेशन आ गई थी, मतलब कि दाम बढ़ गए थे। और जिसके कारण जो है उनकी जो सैलरी थी मजदूरों की वो बहुत कम थी। तो उन्होंने जो उसको बढ़ाने के लिए जो है मिल के जो ऑनर थे, जो मिल मालिक थे, उनको वेतन बढ़ाने के लिए जो है 35% तक जो वेतन बढ़ाने के लिए इन्होंने मांग रखी थी, और वो बढ़ा नहीं रहे थे। इसके लिए जो है जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने जो हड़ताल की थी, और महात्मा गांधी ने इस हड़ताल में जो है पहली बार अनशन किया था। पेपर में प्रश्न अगर इस प्रकार से बने कि महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल इनमें से किस में की गई थी, तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम बात करें चौरी चौरा घटना की, तो चौरी चौरा घटना जो हुई थी कब हुई थी? 1922 में हुई थी, 1922 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो 1922 में। अब आप पूछेंगे सर ये चौरा चौरी घटना क्या थी? चौरा चौरी घटना ये थी कि महात्मा गांधी ने 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया था। ध्यान रखेंगे इस डेट को भी, सन को भी। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया था। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन में आ जाएंगे आपको कि 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1950 में। तो कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। क्या था असहयोग आंदोलन? की अंग्रेजी सरकार का किसी भी प्रकार से हमने सहयोग नहीं देना है। और उसके बाद जो था इस असहयोग आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरी तरीके से अहिंसा पर चलेगा, मतलब कोई भी वायलेंस नहीं होगी, किसी को भी हर्ट नहीं किया जाएगा फिजिकली, ना ही मारा जाएगा, ना ही किसी को जो है दंड दिया जाएगा। असहयोग आंदोलन में बिल्कुल जो था बिल्कुल पीसफुल जो है एक प्रकार का आंदोलन था ये। और जब 1922 में एक चोरा चोरी घटना होती है, चोरा चोरी जो
जगह थी, वहाँ पर जो है कुछ एक लोग जो होते हैं इकट्ठे होते हैं और वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं और वहाँ पर जो है 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर जाते हैं, जिससे आहत होकर जो है महात्मा गांधी जो है अपने जो असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में उसको वापस ले लेते हैं। और काफ़ी जो सक्सेसफुल रेट पे चला हुआ था जो असहयोग आंदोलन था, अंग्रेजी सरकार काफ़ी हिल गई थी। लेकिन जब ये जो हिंसक घटना देखते हैं महात्मा गांधी, तो उससे जो है आहत होकर जो है महात्मा गांधी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अच्छा, एक और याद रखना आप लोगों ने, महात्मा गांधी से रिलेटेड ही 1930 में जो है महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, 1930 में सवनीय अवज्ञा आंदोलन, इसको भी ध्यान में रखना है। वैसे महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी इतना सारा डिस्कस कर पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, वो भी 1-2 घंटे की बन सकती है। तो जो जो जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? तो ये की थी आपकी 1940 में, 1940 में। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग क्या थी, कैसे बनी और क्या क्या था, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। और इससे प्रश्न ये बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने थी? तो सलीमुल्लाह खान ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ढाका के एक नवाब हुआ करते थे, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। वैसे तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आगा खान से भी जोड़ी जाती है, मैं बता देता हूँ वैसे हिस्ट्री क्या थी तो आप लोग समझ जाएंगे उस हिसाब से। सलीमुल्लाह खान जो होते हैं वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कहाँ? ढाका में। ढाका के ये एक नवाब होते हैं। ढाका कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो वहाँ पर क्या होता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। और 1908 में क्या होता है, 1908 में 2 साल बाद जो है अमृतसर में एक मुस्लिम लीग का एक मीटिंग करवाई जाती है, जहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं। किसको? आगा खां को चुना जाता है। 1908 की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखेंगे सन को। तो इस प्रकार से जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग के कुछ एक सदस्य भी रहते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि एक आपके मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि वो भी जो है फाउंडर माने जाते हैं, फाउंडर मेंबर जिसको हम कह सकते हैं मुस्लिम लीग के। और 1940 में जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं मुस्लिम लीग के मेंबर, 1940 में ये जो है एक अलग राष्ट्र की मांग रखते हैं, पाकिस्तान की मांग करते हैं। देखिए वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर 1930 होना चाहिए, 1930 भी ऑप्शन में होना चाहिए था, क्योंकि एक और जो पॉपुलर नेता रहते हैं मुस्लिम लीग के जिनका नाम होता है मोहम्मद इकबाल, तो ये है पहली बार जिन्होंने अलग मुस्लिम भारत की मांग की थी कि अलग मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। 1930 में इन्होंने ये मांग रखी थी। क्या नाम बताया मैंने? मोहम्मद इकबाल। और कब रखी थी? 1930 में इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मुस्लिम लीग के से जो क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं और पेपर में जरूर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूँगा, नोट कर लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लाई गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल जानकारी दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने चलाई थी ये? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कितना था? 1848 से लेकर 1856 तक। 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में और क्या क्या हुआ है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि पेपर में प्रश्न जरूर बनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी क्या, हड़प की नीति क्या थी? हड़प की नीति सिंपल सा इन्होंने एक रूल बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने कि जिस भी जो राज्य होगा, किसी पहले उस समय 1800 की बात है, आप लोग देख पा रहे होंगे, उस समय जो है क्षेत्र किसके पास, एरिया किसके पास होते थे? राजाओं के पास होते थे या नवाब हुआ करते थे, उनके पास जो उनका साम्राज्य हुआ करता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये रूल या नियम बनाया कि जिन भी राज्यों के, जिन भी साम्राज्यों के, जिनके पास भी उनके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में है, राजाओं के पास या नवाबों के पास, उनकी अगर कोई संतान नहीं है आगे फर्दर उसको होल्ड करने के लिए, पहले क्या होता था कि राजा होता था, उसके पुत्र जो आगे फिर राजा बनता था, फिर उसका पुत्र राजा बनता था, इस प्रकार से चलता था। तो जिनकी संतान नहीं होगी, संतान इन द सेंस कोई लड़का नहीं होगा आगे जो उनका अधिकारी उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो
तो वो जो साम्राज्य है पूरी तरह से किस में मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली जो वो लैप्स हो जाएगा, किस में आ जाएगा, अंग्रेजी सरकार के प्रभुत्व में आ जाएगा, वो पूरा जोन जो वो अंग्रेजी सरकार का हो जाएगा। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। उम्मीद आप लोग इसको समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है ताकि आपको याद रहे। अगर डायरेक्ट रट्टा लगाना हो तब तो लगा सकते हैं, स्पीड फास्ट करके आगे भी जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको समझाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके माइंड में कंसेप्ट रहते हैं तो आप लोग पेपर में जो है वो कंसेप्ट स्ट्राइक करता है और इसको रट्टा लगाने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। तो जैसे ही अब आप लोगों को याद आएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की क्या थी, हड़प की नीति क्या थी, तो आप लोग समझ जाएंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी और हड़प की नीति थी क्या। बाकी हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है शिमला को। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, HP BEd एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि किस वायसराय ने किस भारत के गवर्नर जनरल ने जो है शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन में आ जाएंगे आपको कि लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, लॉर्ड मिंटो ने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो किसने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। एक प्रश्न और आता है पेपर में कि भारतीय रेलवे के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय रेलवे के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। आप लोगों को पता ही है कि 1853 में जो है भारत में पहली बार जो है ट्रेन रेल चली है। कहाँ से कहाँ तक चली है, बॉम्बे से थाने तक चली है, 36 किलोमीटर तक ये ट्रेन चली है पहली बार भारत में। तो किसके शासनकाल में चली, देख सकते हैं आप लोग 1853 लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल चला हुआ है 1848 से लेकर 1856 तक। और एक और प्रश्न आता है यहाँ से, वुड्स डिस्पैच कब आया था। वुड्स डिस्पैच भी 1854 में 1854 में आया हुआ है। ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सन को भी नोट कर सकते हैं कि ये सन जो है किसके कार्यकाल से, किसके शासनकाल से चला हुआ है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही आया हुआ है। और वुड्स डिस्पैच आपके कमीशन कमेटी वाले सेक्शन में जरूर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको कहूँगा नोट जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है आपका सरदार पटेल। तो जो हिंद स्वराज लिखी गई है ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार पेपर में आती है, HP BEd एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछी जाती है। स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, महात्मा गांधी की एक और पुस्तक आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूँगा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी एक पुस्तक जो उन्होंने लिखी हुई है, ये भी पेपर में आती है। कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है ये, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनसे रिलेटेड पुस्तक आती है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इसको आप लोग नोट रखेंगे। अगर मैं बात करूं सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको बाल गंगाधर तिलक को, सरदार पटेल को, और भी ऑप्शन आ जाएंगे। तो किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्या थे, गृह मंत्री, जिसको क्या कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं। पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार पटेल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में जरूर बनता है कि कुछ इस प्रकार से प्रश्न आता है पेपर में एंट्रेंस एग्जाम में कि भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो कौन थे, सरदार पटेल थे। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। क्रिप्स मिशन किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन जो है, पहले आप लोगों को इसका सन पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन आया कब था। तो क्रिप्स मिशन जो आया था वो 1942 में आया था। अब आप लोग थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेट करके सोचिए कि 1942 में भारत का वाइसराय कौन हुआ करता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो जो है किस शासनकाल में जो है क्या आया था, आपका क्रिप्स मिशन आया था। और एक और पूछा जाता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सन मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोगों ने ध्यान से नोट कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। और 1940 में क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। ऑप्शन आ जाएंगे आपको 1939, 1940, 1941, 1942। तो आपको पता होना चाहिए कि 1940 में क्या आया हुआ है,
अगस्त प्रस्ताव आया हुआ और किसके शासनकाल, उस समय किसका शासनकाल चला था, लॉर्ड लिनलिथगो का ही चला था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था तब भी भारत का जो वाइसराय हुआ करता था लॉर्ड लिनलिथगो हुआ करता था। अच्छा, मैं थोड़ा सा इनका सीक्वेंस बता देता हूँ। आपने एक जरूर फेमस सुना होगा कि गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, 1931 में हुआ। तो इरविन उस समय जो है वाइसराय हुआ करते थे। तो इरविन का जो शासनकाल रहा है, गांधी इरविन की बात कर रहा हूँ मैं, इरविन 1926 से लेकर 1931 तक जो इनका जो है कार्यकाल रहा था। उसके बाद 1931 से लेकर 1936 तक आते हैं आपके वेलिंगटन, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। उसके बाद 1936 से लेकर 1944 तक कौन आता है, लॉर्ड लिनलिथगो आता है। कौन, 1936 से लेकर 1944 तक कौन आता है, लॉर्ड लिनलिथगो वाइसराय बनते हैं। काफ़ी लंबा समय था ये, लगभग 8 साल से ज़्यादा ही था। और 1944 में भारत के जो वाइसराय बनते हैं 1944 में, वो बनता है वेवल। और 1947 तक वेवल जो है भारत का वाइसराय रहता है। और 19 मार्च 1947 से लेकर 1948 तक जो है माउंटबेटन जो भारत के वाइसराय रहते हैं। तो पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, कब मिली है, 15 अगस्त 1947 को, 1947 को, उस समय जो भारत के वाइसराय कौन हुआ करते। तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि मार्च 1947 से जो है कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। तो मार्च से है तो 47 भी है, लेकिन मार्च से है अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को जब आज़ादी मिलती है तो उस समय कौन थे, 1947 से लेकर 1948 तक जो वाइसराय रहते हैं अंग्रेजों के, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ध्यान रखेंगे इसको भी, ये पेपर में प्रश्न जरूर बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। एक और प्रश्न बनता है यहीं से कि कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया हुआ है, इसको भी आप लोग साथ में ही नोट कर लेंगे। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य से सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य आते हैं। साधारण शब्दों में बताऊँ तो ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की सीट्स है किस राज्य में है भारत के। तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी इसका सही है। यूपी में कितनी है, अब आप पूछेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि यूपी की जो लोकसभा सीट्स कितनी है, 80 सीट्स है। लोकसभा में जो है 80 सदस्य आते हैं यूपी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नंबर, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको स्टार लगा देता हूँ, HBBED एंट्रांस एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से ये प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। कहाँ की है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स, 80 सीट्स है उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखेंगे, योगी जी का राज्य है ये। और मैं अगर बात करूं दूसरे नंबर पे पूछी जाती है, सेकंड पे है महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, 48 लोकसभा सीट्स है, कहाँ, महाराष्ट्र की, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। MH लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट्स है ये, मैं लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और इनका जो साम्राज्य था ये किस में आता था, लुम्बिनी नेपाल जो था उस समय कपिल वस्तु में आता था। पेपर में कपिल वस्तु भी ऑप्शन में आ जाता है कई बार, लुम्बिनी नहीं आता है कई बार। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोगों ने कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी नेपाल में, कपिल वस्तु में हुआ है। ये तीनों नाम आप लोगों ने नोट रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान बुद्ध से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं HBBED एंट्रेंस एग्जाम में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म बता दिया आप लोगों को, लुम्बिनी नेपाल में हुई जो इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। और ये भी प्रश्न आता कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अच्छा, इनसे और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। एक आता है इनका कि बौद्ध संगतियाँ हुई है, जो बौद्ध संगतियाँ एक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेज इनको मान सकते हैं आप लोग। अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आसान भाषा में बोलूँ तो 4 बौद्ध संगति हुई है, ये ध्यान रखनी है आप लोगों ने। कौन कौन सी हुई है, पहली बौद्ध संगति हुई है आपकी जो राजगिरी में हुई है। पूछा जाता है पेपर में कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपको कि राजगिरी में हुई है, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, कहाँ हुई है। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई है वो हुई है राजगिरी में, ध्यान रखेंगे, नोट करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। और ये भी आता है प्रश्न की जो पहली बौद्ध संगति हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। जो हरेक वंश था उसी का एक शासक हुआ करता था अजातशत्रु। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मगध साम्राज्य में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें वंशज भी है। तो जो जनरल क्वेश्चन है जो आपके माइंड में रह जाए वही बात करता हूँ। अजातशत्रु के समय में राजगिरी में पहली बौद्ध संगति हुई, आपने इतना ध्यान रखना है।
दूसरी बात करूं तो वैशाली में हुई है, दूसरी कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है, और किसके शासनकाल में हुई है, काला अशोक के शासनकाल में हुई है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, और किसके शासनकाल में हुई है, अशोक के शासनकाल में हुई है। अशोक का नाम सुना होगा आपने, अशोक कलिंग का युद्ध 261 BC, तो ऑब्वियसली स्पार्क कर रहा होगा आपके माइंड में। कौन कौन सी बताई मैंने। चौथी जो हुई है वो कुंडलबन में हुई है, कनिष्क के शासनकाल में। चारों याद रखनी है आप लोगों ने। पहली बताई मैंने राजगिरी, अजातशत्रु, वैशाली कालाशोक, और पाटलिपुत्र अशोक, और कुंडलबन कनिष्क, ये याद रखना आप लोगों ने। अगर आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, तो आप लोगों ने छोटी सी ट्रिक कहूँगा इसको, अका अक से इसको याद रखना है, अका अक, बस ये ट्रिक याद रखनी है आप लोगों ने। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले राजगिरी में जो हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है, अजातशत्रु के, तो अ से अजातशत्रु। और दूसरी कहाँ हुई है आपकी, वैशाली में हुई है, तो वैशाली हुई है आपकी कालाशोक, तो का से कालाशोक। और तीसरी कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, तो किसके शासनकाल में हुई है, अशोक के शासनकाल में हुई है, तो अ से अशोक। और चौथी कहाँ हुई है, कुंडलबन में हुई है, क से कुंडलबन, क से कनिष्क। ये सारे याद रखने हैं, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। एक और प्रश्न बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जेन्युइनली मतलब आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए प्रश्न इस प्रकार से आता है कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए गए थे, या महात्मा जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, त्रिपिटक नाम है उनका, इसको याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से हैं, त्रिपिटक है, तो वो किस भाषा में दिए गए, लिखे गए, या महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो किस भाषा में है, तो किस भाषा में है, पाली भाषा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, इसको नोट रखिएगा, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किस भाषा में है ये, पाली भाषा में, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, पाली भाषा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा जोर डाल के बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम जैन संगति यहाँ हुई थी। देखिए पहले मैंने बौद्ध संगतियाँ बताई कितनी, 4, और यहाँ पर पूछी जा रही है जैन संगतियाँ। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अलग अलग धर्म थे, आप लोग जानते ही है। और बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी, मैंने डिटेल डिस्कस कर दी है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जैन में कितनी संगतियाँ हुई होगी, तो जैन में हुई है 2 संगतियाँ, मतलब कॉन्फ्रेंसेज हुई है जैन धर्मों की। तो यहाँ पर पूछी जा रही है कि प्रथम कहाँ हुई है जैन धर्म की, तो ये हुई है आपकी पाटलिपुत्र में। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि पहली पाटलिपुत्र में हुई है तो दूसरी कहाँ हुई होगी, तो दूसरी हुई है आपकी बल्लभी में। कहाँ हुई है, बल्लभी में। ये दोनों जैन संगतियाँ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अच्छा, जैन धर्म के बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, ऋषभदेव को माना जाता है। किसे माना जाता है, ऋषभदेव को माना जाता है, पेपर में प्रश्न आता है। और जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, इनका एक चिन्ह भी होते हैं, प्रतीक भी होते हैं, तो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऋषभदेव का जो चिन्ह था वो था सांड, ध्यान रखेंगे। और एक और पूछा जाता है पेपर में प्रश्न कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तीर्थंकर लाइक चेले या उनके विस्तार करने वाले, उस धर्म को चलाने वाले, तो वो थे आपके 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ। ये भी पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूँगा, स्टार लगा देता हूँ। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और इनका चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक क्या था, सर्प था। ऋषभदेव का क्या बताया मैंने, सांड था। अब 24वें तीर्थंकर महावीर जैन कौन थे, महावीर जैन। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर जैन। पेपर में प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। पेपर में प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो है चिन्ह क्या था, सर्प था। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का जो है प्रतीक क्या था, तो सांड था। इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, महावीर स्वामी का जो चिन्ह था, जो प्रतीक था, वो था शेर। ये ध्यान रखना है। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और इनका जो चिन्ह था, प्रतीक था, वो था शेर, सिंह। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। इनका हुआ था कुंडल ग्राम, वैशाली में हुआ था इनका जन्म। महावीर स्वामी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनसे एक और प्रश्न बनता है कि जो इनके जो उपदेश दिए गए हैं किस भाषा में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कि बौद्ध धर्म के किस में दिए गए हैं, पाली भाषा में, और जो जैन धर्म के दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूँगा, नोट रखिएगा इस प्रश्नों को।
उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीर इनके शिष्य थे। ऑप्शन ए है चैतन्य के थे, शंकराचार्य के थे, रामानंद के थे, वल्लभाचार्य के थे। तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा सा कबीर के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो प्रश्न आया हुआ है ये आया हुआ आपका भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनसे। तो भक्ति आंदोलन संत के जो शुरुआत होती है रामानुजाचार्य से होती है, जिन्होंने राम को अपना आराध्य माना था, यही भक्ति आंदोलन था। उसके बाद रामानुजाचार्य के बाद आते आपके रामानंद, और रामानंद ही जो थे वो कबीर के क्या थे, गुरु थे। तो कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये 15वीं सेंचुरी की जो है बात की जा रही है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, इनमें से कहाँ जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। ये भी ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे। तो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह की बात की जा रही है। तो इनका जो जन्म स्थान रहा है ये रहा है आपका पटना में। कहाँ रहा है, पटना में रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, पटना में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो पेपर में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी। खालसा पंथ की बात की जा रही है, तो ये रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। कहाँ रखी थी, आनंदपुर साहिब में रखी गई थी। और एक प्रश्न और आता है कि जो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गुरु नानक देव ने की थी वो। तो दोनों को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने। कहाँ रखी थी, आनंदपुर साहिब में, ऊना के पास में, नंगल के पास में ही है ये। और सिख धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी, गुरु नानक देव ने। और गुरु नानक देव जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है। पटना कहाँ, बिहार में हुआ है। अगर पूछा जाए कि सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी का जो जन्म कहाँ हुआ है, तो तलवंडी में हुआ है। और तलवंडी में, इसको वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ता है। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच में एक कॉरिडोर का काम भी करता है। ननकाना साहिब कॉरिडोर जो है 4 किलोमीटर दूर है भारत के बॉर्डर से, पाकिस्तान के जोन में पड़ता है। वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया हुआ है कि जो भारत के सिख लोग हैं वो जा सके और जो ननकाना साहिब में अपना माथा टेक सके। तो ये पेपर में आता है प्रश्न कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। और ननकाना साहिब वर्तमान में से नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज डैश में हुई, तो कब हुई थी, 1498 में हुई थी। और इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से। 1498 में क्या होता है, 1498 में पुर्तगाली आते हैं। कौन, पोर्चुगीज जिसको हम कहते हैं पुर्तगाली। वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा। वो 1498 में जो है समुद्री रास्ते से जो है भारत की खोज करता है। तो पेपर में प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि पुर्तगालियों ने की थी, फ्रांसीसियों ने की थी, डचों ने की थी। किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। जो वास्को डी गामा था एक पोर्चुगीज था, उसने 1498 में समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, वहां पर उतरा था और इसने जो है भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा की मैं बात कर रहा हूँ। पुर्तगालियों का जो है गोवा पर अधिकार भी रहा है, आप लोगों को पता ही है। 1961 में जो है वहाँ से पुर्तगालियों को निकाला गया था, गोवा को आज़ाद किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। पेपर में एक और प्रश्न आता है कि भारत में आने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली थे। पेपर में प्रश्न बनता है कि भारत में आने वाले अंतिम विदेशी कौन थे, तो कौन थे, फ्रांसीसी थे। आप लोगों ने ध्यान कैसे रखना है, याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक भी मैं बता देता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो, जो न्यू व्यूअर आए होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। PD और F से याद रखना है और बीच में जो है आप लोगों ने A लगा देना है, ठीक है। PDF और बीच में A लगाना है। अब आप बोलेंगे सर PDF क्या है, PDF है, P से है पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली, और D से है डच, A से है अंग्रेज और F से क्या है, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सीक्वेंस याद रखना है। अगर पूछा जाए कि लास्ट में कौन आया है, तो फ्रेंच आया है, फ्रांसीसी आया है। भारत में विदेशी कौन आया है, फ्रांसीसी, फ्रेंच आया है। अगर पूछा जाए पहले कौन आया है, तो पोर्चुगीज, पुर्तगाली आया है। और अंग्रेज आया है आपके 1600 में, आप लोग देख पा रहे होंगे। अंग्रेजों से पहले आ गए थे डच। तो ये सब आप लोगों ने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों के जो नॉलेज में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी HPU BEd एंट्रेंस एग्जाम में इन प्रश्नों से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये शायद आज का आखिरी प्रश्न भी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है। दिल्ली का लाल किला इनके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, किस मुगल बादशाह द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन डी, शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा जो है दिल्ली का लाल किला बनाया गया था। और साथ में शाहजहां द्वारा और क्या क्या बनाया गया है, एक तो ताजमहल बनाया गया, तो आप लोगों को सभी को पता ही है। एक पूछी जाती है आपकी मोती मस्जिद, उसको भी ध्यान रखना है। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन आ जाएंगे आपको कि अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनाई है। कौन सी? मोती मस्जिद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, इसको पेपर में जरूर पूछा जाता है ये। और जामा मस्जिद भी पूछी जाती है कि जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और शाहजहां का बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो वो था खुर्रम। क्या? खुर्रम जो था बचपन का नाम शाहजहां था, शाहजहां का। और पेपर में पूछा जाता है कि अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल। क्या था? जलाल। इसको भी ध्यान में रखना है। अकबर का जो है क्या नाम था बचपन का? जलालुद्दीन मोहम्मद था वैसे तो पूरा नाम, लेकिन पेपर में सिर्फ ऑप्शन में जलाल ही आता है। अगर हम जहांगीर की बात करें, यहाँ ऑप्शन में है नहीं, लेकिन जहांगीर का भी पूछा जाता है कि जहांगीर का जो है बचपन का नाम क्या था? सलीम था। तो ये तीनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। खुर्रम था आपका शाहजहां का नाम, सलीम जो था वो था जहांगीर का नाम, अकबर का था आपका जलाल बचपन का नाम। तो ये सारे नाम जो है पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में ही बता रहा हूँ। अगर मैं बाबर की बात करूँ, तो बाबर ने ही जो है मुगल साम्राज्य की जो है, मुगल वंश की जो है नींव रखी थी। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या होता है कि दिल्ली पर जो है वो इब्राहिम लोदी का अधिकार चला होता है। तो बाबर आता है अफगान से और जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है। और 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में क्या होता है? पानीपत की पहली लड़ाई होती है। और 1526 में ही बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है और मुगल वंश की जो है स्थापना करता है। 1526 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला पार्ट मैं जरूर लेकर आऊँगा क्योंकि इंडियन जीके से अभी और भी बहुत कुछ करवाना है। आपके 20 दिन बच रहे हैं, अभी 20 से कम ही बच रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। कम ही दिन बच रहे हैं और जीके पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। सभी जो आपके पोर्शन हैं उन पर ध्यान दीजिए, साइंस पर भी, मैथ पर भी, रीजनिंग पर भी, और टीचिंग एप्टीट्यूड, कमेटी कमीशंस, हिमाचल जीके, इन सब पर सभी जो सेक्शन है इनको अच्छी तरह से डिटेल में तैयार कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।